राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति की लौ को आज एक साथ विलय कर दिया गया। अमर जवान ज्योति की लौ को एक साथ मिलाने के लिए खास मशाल का इस्तेमाल किया गया। इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ज्योति के साथ मिलाने के लिए करीब आधे घंटे की खास रस्म निभाई गई। इस सैन्य समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बलभद्र राजा कृष्ण ने की। आज के बाद अब इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति की ये लौ दिखाई नहीं देगी। आपको बता दें कि अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो कि 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी और बांग्लादेश का गठन भी हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी खूब होती हुई नजर आई। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने अमर जवान ज्योति की लौ का राष्ट्रीय स्मारक में विलय किए जाने का विरोध किया और कहा, सरकार यह कदम सैनिकों के बलिदान के इतिहास को मिटाने की तरह है। देश में कोरोना डरावना रुख अख्तियार करता जा रहा है। दिन ब दिन देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में करीब 3,47,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, तो वहीं 700 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि करीब 2.5 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं बात अगर करें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन के कुल मामले 9,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कल के मुकाबले कोरोना के नए मरीजों की संख्या 29,722 से ज्यादा है। वहीं कल के मुकाबले ओमिक्रॉन के मरीज करीब 4.36% बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में 46,197 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर केरल है, जहां 47,000 से नए केस सामने आए हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली में एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बात अगर करें हरियाणा की, तो प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 9,558 केस मिले हैं। साथ ही 6 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को मदद भी भेजी जा रही है ताकि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई मिलकर लड़ी जा सके। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज यूथ घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र का नाम भर्ती विधान रखा गया है। दोनों नेताओं ने भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र जारी करने के साथ ये भी कहा कि इसे राज्य के युवाओं से बातचीत करके तैयार किया गया है। यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो शिक्षकों की बम्पर भर्ती की जाएगी। साथ ही 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। डॉक्टर्स के 6,000 खाली पदों को भी भरा जाएगा। इसके साथ ही कहा कि संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक समेत खाली पदों को भी भरा जाएगा। सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए फीस माफ होगी और बस ट्रेन की यात्रा भी फ्री होगी। भर्ती विधान के लिए हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यूपी के सभी युवाओं से बातचीत करके इसे तैयार किया गया और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा गया, तभी भर्ती विधान पत्र निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब भारत सरकार ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को जलने वाली लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ के साथ मर्ज करने का विलय किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ऐसे समय में जब भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी एक भव्य प्रतिमा का इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। आदि बद्री डैम बनाने को लेकर हरियाणा सरकार और हिमाचल सरकार के बीच में एक MOU साइन किया गया है। शुक्रवार को हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पंचकुला पहुंचे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव ने एक MOU साइन किया है। इस MOU के साइन करने के बाद आदि बद्री डैम बनकर तैयार होगा। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरस्वती नदी का पुराना इतिहास है और इसके
प्रभास स्थल के आसपास कई पुरानी मान्यताएं हैं। सीएम ने कहा कि इसके बनने से सरस्वती नदी का इतिहास पुनर्जीवित होगा। इस दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस डैम के बनने से दोनों राज्यों की पानी की जो कमी है वो दूर होगी और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। काबिले गौर है कि दोनों राज्यों ने जो एमओयू साइन किया है, इस एमओयू के बाद आदि बद्री में एक डैम बनने जा रहा है जो करीब 31 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा, जिससे 224 हेक्टेयर मीटर पानी मिलने की उम्मीद है और इस पानी में से 162 हेक्टेयर मीटर पानी हरियाणा को मिलेगा, जबकि करीब 62 हेक्टेयर मीटर पानी हिमाचल को मिलेगा। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। इसके साथ ही बाजार ऑड इवन के फॉर्मूले पर ही खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कोरोना के मामले कम होने पर राज्यपाल को इसका प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राज्यपाल अनिल बैजल ने इन्हें मंजूरी नहीं दी। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने की सिफारिश उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी थी। सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने के साथ ही दुकानों को खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम को भी हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार की सिफारिश को ठुकरा दिया। हालांकि दिल्ली में 50% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खुल सकेंगे। तो दिल्ली सरकार के वीकेंड कर्फ्यू हटाने की सिफारिश पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि कोरोना की स्थिति में और सुधार होने तक यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम बदल जाएगा। दरअसल रात से कई राज्यों में जमकर बारिश होने वाली है, जिससे और ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में 3 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार में कुछ जगहों पर भी बारिश होने की आशंका जताई है। इसके अलावा उत्तरी पंजाब, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही पश्चिमी हिमालय में हल्की बर्फबारी की संभावना है और मौसम विभाग ने बताया है कि 1 या 2 दिन पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बीते 2 दिन से यहाँ लगातार मौसम करवट बदल रहा है, लेकिन बद्रीनाथ धाम सहित तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में 2 से 3 फीट की बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से मंदिर में तैनात लोगों को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फ का सितम जारी है, वहीं मैदानी इलाकों में भी तापमान दिन ब दिन गिरता जा रहा है। बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो वो भी धुंध के आगोश में गिरती नजर आ रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है। आलम ये रहा कि पश्चिमी दिल्ली के पालम इलाके में विजिबिलिटी बेहद कम रही। हालांकि इसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बाधित नहीं हुई। वहीं कुछ इलाकों में विजिबिलिटी का स्तर 100 मीटर से भी कम रहा। ऐसे में सड़कों पर रफ्तार भरने वाले वाहन भी रेंगते नजर आए। वहीं कोहरे का असर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से आने जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा। उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक कोहरे के कारण आज दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनें देरी से चली। वहीं कल यानी गुरुवार को भी दिल्ली और आसपास के शहरों में घना कोहरा होने के चलते 13 ट्रेनें देरी से राजधानी पहुंची। साथ ही 22 ट्रेनों का परिचालन भी निरस्त करना पड़ा था। देरी से आने वाली इन ट्रेनों में हावड़ा दिल्ली एक्सप्रेस, पुरी से नई दिल्ली एक्सप्रेस, गोरखपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस, मुंबई नई दिल्ली एक्सप्रेस, कानपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस जैसी कई बड़ी ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली आने वाली 22 ट्रेनों को भी कोहरे के चलते रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कई दिनों में कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली में भी अगले 3 दिनों तक बारिश के संकेत दिख रहे हैं। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह इस बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दिए। इस बार वह अपने ही विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त तीखे तेवर उनके दिखाई दिए जब उन्होंने टूटी हुई और खस्ता हालात सड़कों को देखा। उन्होंने अपने काफिले को रुकवाया और जो पैचवर्क हुआ था सड़क पर उसका निरीक्षण किया। घटिया पैचवर्क पाए जाने पर मौके पर ही उन्होंने अधिकारियों को फोन लगाया और खूब लताड़ लगाई। मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि किसी तरह की घटिया क्वालिटी और घपलेबाजी को सहन नहीं किया जाएगा। करनाल पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला।
ईडी के छापेमार कार्रवाई को लेकर उन्होंने साफ कहा कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो चुनावों से पहले चाहे कांग्रेस हो या उनके सामने कोई विपक्षी पार्टी हो, इस तरह से ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इस तरह की छापेमार कार्रवाई बीजेपी पहले भी करवाती आई है। फालतू तक उन्होंने कहा और जमकर जो है बीजेपी सरकार पर इसी मामले को लेकर निशाना भी साधा। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस संगठन में हरक सिंह रावत का स्वागत किया है। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा से बर्खास्त होने के बाद कांग्रेस संगठन में एंट्री को लेकर लंबा इंतजार हरक सिंह रावत को करना पड़ा, लेकिन इंतजार सुखद रहा और आज विधिवत दोबारा से घर वापसी हरक सिंह रावत की हो चुकी है। लूट की एक वारदात सामने आई है। 4 नकाबपोश बदमाश सरे बाजार एक दुकान में घुस गए और एक दुकानदार से 1.5 लाख रुपए की नकदी, 2 सोने की अंगूठियां और एक मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए और ये लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लूट की वारदात के बाद शहर के व्यापारियों और दुकानदारों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही महम थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अपने कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। और इसी तरह महम में एक पशु चोर गिरोह सक्रिय है और लगातार यहां पर आसपास के गांव में और कस्बे में लूट की वारदात सामने आई हैं और एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन चोरी और लूट की इन वारदातों पर अंकुश लगाए। रेवाड़ी के लाइफलाइन कहे जाने वाले सर्कुलर रोड पर लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए नगर परिषद रेवाड़ी ने निर्णय लिया कि शहर में अतिक्रमण को मुक्ति दिलाने के लिए 6 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें ब्रास मार्केट भी शामिल था। आज जैसे ही ब्रास मार्केट में पार्किंग लेने वाला ठेकेदार पहुंचा तो उसको देखकर व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने न केवल ब्रास मार्केट के मेन गेट पर ताला लगा दिया बल्कि अपने प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए। जैसे ही ये सूचना प्रशासन को मिली तो वहां भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया और मौके पर कार्यकारी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि अगले आदेशों तक इस निर्णय को टाल दिया गया है। उसके बाद ही व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले। जिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की शिकायत पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नेता के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गत 8 दिसंबर से लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रही हैं और देर रात परियोजना अधिकारी कमलेश गर्ग ने शिकायत देते हुए बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर की नेता शकुंतला आंगनवाड़ी वर्करों को काम पे नहीं आने दे रही और जो काम पे आना चाहती है उनको धमकाया जा रहा है। इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए सिविल लाइन पुलिस को शिकायत दी है और सिविल लाइन पुलिस ने देर रात शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बता दें कि परियोजना अधिकारी ने यह भी बताया है कि उन्हें उच्च अधिकारियों की तरफ से आदेश मिला है कि उक्त कर्मचारी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। रतिया में 7,000 के करीब बिजली उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिजली के बिल नहीं भरे और विभाग का उनकी तरफ 10 करोड़ से भी ज़्यादा का बकाया है। बिजली विभाग अब एक्शन मोड पर आया है और एसडीओ आनंद प्रकाश ने 10 टीमों का गठन किया है जो घर घर जाकर बिजली के बिल चेकअप करेंगे और जिन्होंने बिल नहीं भरा उनके कनेक्शन काटेंगे और मीटर भी जब्त करेंगे। वहीं बिजली विभाग की इस कार्रवाई को लेकर बिजली उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। 7,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा और उनके घरों की अब बत्ती गुल होने जा रही है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि जिन बिजली उपभोक्ताओं के मीटर उखाड़े जा रहे हैं उसमें से जिन्होंने बिजली चोरी की थी उनकी चोरी पकड़ी है और विभाग ने उनके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना भी ठोका है। विभाग की इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीओ आनंद प्रकाश का कहना है कि बार बार लोगों को आग्रह किया गया था कि बिजली के बकाया बिल भरें अन्यथा उनके कनेक्शन काटे जाएंगे, मगर विभाग की तरफ से अब ये सख्त कदम उठाए गए हैं। एसडीओ आनंद प्रकाश ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेशों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।
मंडी के सलापड़ इलाके में जहरीली शराब पीने की वजह से 7 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा अभी 2 गंभीर रोगियों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। मामले की तफ्तीश के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पहले एसआईटी में 4 अधिकारियों को शामिल किया गया था, लेकिन अब अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। एसआईटी में अब एसपी बद्दी मोहित चावला और साथ ही साथ एसपी ऊना अरिजीत सेन को भी शामिल किया गया है। शुक्रवार को डीजीपी संजय कुंडू ने एसआईटी की बैठक ली और साथ ही अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए कि मामले में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। जहरीली शराब के मामले के तार चंडीगढ़, बद्दी और ऊना से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ऐसे में इस जिले के अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। मामले की इस गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि मामले में किसी तरीके की ढिलाई न बरती जाए। जनता टीवी के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह स्पष्ट कहा कि अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। उन्होंने कहा कि मामला बेहद गंभीर है, ऐसे में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और ये एसआईटी की मामले की तह तक पहुंचेगी। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि वीरवार को 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट ने इन तमाम आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। मामले में किसी भी तरीके की ढिलाई ना बरती जाए, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में इसके तार कहां निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सरकार और पुलिस की ओर से ये स्पष्ट संदेश है कि मामले में किसी तरीके की भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य में 24 जनवरी तक पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। अभी हम मौजूद हैं चंबा में। अगर चंबा की बात की जाए तो चंबा में बारिश का जोर लगातार जारी है। मैं अपने पीछे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। आपको पीछे देख रहे हैं ये धनौल्टी का एरिया है, जहाँ पर देर रात से रुक रुक बर्फबारी हो रही है, जो हो रही है पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे आने वाले पर्यटकों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। वहीं अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीणों के लिए बर्फ किसी सरदर्द से कम नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों को काम करने में सुबह शाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाथीग्राम उद्योग के नजदीक एक मोटरसाइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा देर रात का है। बताया जा रहा है कि ये युवक है पानीपत की तरफ से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहा था और एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। देर रात जिस प्रकार से काफी धुंध पड़ी हुई थी, उसके चलते ये पूरी रात ये जो युवक है वो सड़क पर ही पड़ा रहा। सुबह जब आने जाने वाले राहगीरों ने इस युवक को सड़क पर पड़े हुए देखा तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घरेलू कलह के चलते होमगार्ड के जवान जुनैद ने पहले अपनी पत्नी आलिया को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आलिया सफदरजंग दिल्ली में भर्ती है और मौत व जिंदगी की सांस ले रही है। कुल मिलाकर एक होमगार्ड ने घरेलू कलह के चलते पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। एक पत्नी अब हमेशा के लिए विधवा हो चुकी है तो दूसरी पत्नी दिल्ली में अस्पताल में उपचाराधीन है, जो मौत व जिंदगी की जंग लड़ रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है और मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुल मिलाकर होमगार्ड के जवान ने यह कदम किस लिए उठाया, पुलिस मामला दर्ज करने के बाद गहनता से इसकी तफ्तीश में जुट गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना की तीसरी लहर काफी तेजी से चल रही है और यही कारण है कि गुरुग्राम में हजारों की तादाद में रोज संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में आंकड़ों पर गौर करें जो 24,800 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या हो चुकी है और जिसमें से 94 ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो भी संक्रमित हो चुके हैं। और इसी को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय में योग क्लास दी जा रही है और वहां पर सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है, जिससे कि संक्रमितों की जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सके, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। आपको बता दें कि राहत की बात यह है कि इस बार जो संक्रमित पाए जा रहे हैं उनमें हल्के लक्षण पाए जा रहे हैं और ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। और जिस तरह से दूसरी लहर में जो तांडव देखने को मिला था, इस बार कहीं ना कहीं ये राहत देखने को मिल रही है कि मरने वालों की संख्या भी कम है। ऐसे में जरूरत है जागरूकता की और सावधान रहने की, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर में संक्रमितों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी मामले तेजी से बढ़ेंगे।
इसी को लेकर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बल्लभगढ़ में सुबह आज एक बार फिर दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। कल देर रात बल्लभगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी में एक 55 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है इस परिवार की बहू पर। ऐसा माना जाता है कि पिछले कुछ समय से ससुराल पक्ष की तरफ से इस बहू की अनबन चल रही थी, जिसको लेकर कल देर रात झगड़ा हुआ, जिसमें इस 55 साल के वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच जारी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अब कई गड़बड़ी सामने आ रही हैं। ये गड़बड़ियां अभ्यर्थियों की हाइट मेजरमेंट को लेकर है, जिसको लेकर आज अभ्यर्थी पंचकुला के सेक्टर 2 स्थित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायतें वहां रखी। आपको बता दें कि वर्ष 2019, वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में होने वाली विभिन्न तरह की पुलिस भर्ती में एक ही अभ्यर्थी की अलग अलग हाइट मेजरमेंट देखने को मिली। इन हाइट मेजरमेंट को लेकर जो अंतर है, इसको लेकर अभ्यर्थियों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि जो हाइट मेजरमेंट को लेकर जिन अभ्यर्थियों को असमंजस है, उनकी दोबारा से हाइट मेजरमेंट करवाई जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि जो मशीन है उसी में गड़बड़ी है, आयोग द्वारा इस मशीन को ही बदला जाना चाहिए। आपको बता दें कि एक ही अभ्यर्थी की विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग हाइट मेजरमेंट सामने आई है, जो करीब 1 से 1.5 सेंटीमीटर का अंतर के बीच दिखाई जा रही है। कोरोना के मरीजों की सही देखभाल हो और सरकार द्वारा दी गई सभी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हों, इस बात की जानकारी के लेने के लिए भिवानी के सीएमओ खुद कोरोना मरीजों के घर घर पहुंच गए। हालांकि इस दौरान ऐसे डॉक्टरों में हड़कंप मच गया, ऐसी टीम में हड़कंप मच गया जो कि मरीजों को नहीं संभाल रही थी। आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कोरोना के मरीजों के घर घर जाकर के वहां जांच भी की और उनसे पूछताछ भी की कि सरकार द्वारा दी गई सभी सुविधाएं उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही, यहाँ तक कि दवाइयाँ उन तक पहुँची हैं या नहीं पहुँची हैं। हालांकि कुछ लोगों ने बताया भी थी सही कि कुछ जो उन्हें दवाइयाँ जो है समय पर उपलब्ध नहीं हो रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कही है। उनका कहना था कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ और ऐसी टीम के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी जो कि कोरोना के मरीजों को नहीं संभाल रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने सरकार की यानी कि स्वास्थ्य विभाग की बुरी प्रशंसा भी की और कहा कि उन्हें सभी दवाइयाँ और सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल हिमाचल सरकार ने आगामी बजट सत्र तक राज्य के सभी विभागों में तबादलों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक सभी विभागों, निगमों और बोर्डों के तबादले और एडजस्टमेंट फिलहाल नहीं होंगी। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि केवल असाधारण मामलों में ही तबादला किया जा सकता है। साथ ही मेडिकल ग्राउंड और सीएम की मंजूरी के बाद ही अब तबादले हो पाएंगे। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में होने की उम्मीद है, जिसके चलते सरकार के सभी अधिकारी व कर्मचारी बजट की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते हिमाचल सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में परचून की दुकान की आड़ में शराब का ठेका चलाने का मामला प्रकाश में आया है। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो स्थानीय पुलिस हरकत में आई और उसने जांच शुरू की। आपको बता दें कि डबुआ कॉलोनी में परचून की दुकान थी जिसमें अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही थी। आपको बता दें कि कोरोना में पहले 6 बजे तक शराब के ठेके खोलने की अनुमति थी, वहीं दूसरी ओर थोड़ी छूट देते हुए 10 बजे तक शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे दी गई। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अभी भी लगातार जो है कोविड नियमों का जहां उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका भी सरेआम मखौल उड़ाते देखे जा सकते हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है कि लोग किस तरह से लगातार पुलिस की, प्रशासन की आंख में धूल झोंककर न केवल अवैध रूप से काम कर रहे हैं बल्कि किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि जब स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने इस वीडियो की जांच करने के साथ साथ जो भी आरोपी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि ना, यहाँ केवल अवैध रूप से
शराब बेची जाती है, बल्कि ऑनलाइन सट्टा खिलवाने का काम भी सरेआम किया जाता है। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन है। वाले के गांव लखवाना में मनरेगा में हुए गड़बड़ झाले में सीएम विंडो की शिकायत के बाद अब निवर्तमान सरपंच सहित 5 ग्राम सचिवों पर कार्रवाई की तलवार लटकनी साफ हो गई है। खिलाड़ी के खाते में भी मनरेगा के कार्य का भुगतान सामने आने के बाद मामला गंभीर हो गया है। वहीं पर डवाली से कार्यकारी बीडीपीओ विवेक कुमार ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए उच्च अधिकारियों से स्वतंत्र रूप से जांच करवाए जाने का आश्वासन दिया है।